प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 31वीं वर्कशीट को हम समझेंगे। ये है भारत और समकालीन विश्व भाग 2 कक्षा 10वीं का पहला अध्याय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। इसके बारे में भी कुछ बताया गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक शर्यू के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी 4 अलग अलग चित्र बनाए, वो भी एक क्रम में बनाए। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी उसमें कुछ लोकतांत्रिक विचार भी शामिल थे। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि सभी देश जो हैं अपने अपने देश का झंडा लेकर खड़े हैं, और ये लाइन दिखाता है कि कौन सा देश कहाँ पहुँचा है। यानी कि अगर लाइन में कोई देश पीछे है, यानी कि वो अभी राष्ट्रवाद से बहुत पीछे है। अब जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका लाइन में सबसे आगे है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर राष्ट्रवाद सबसे पहले आ चुका था। इस चित्र के अनुसार इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष हैं, यानी कि इसमें कम उम्र के बुजुर्ग सारे जो हैं अलग अलग उम्र के लोग हैं, साथ ही स्त्री पुरुष भी हैं। और एक लंबी कतार में जो है स्वतंत्रता की प्रतिमा, जो आप देख रहे हैं कि एक प्रतिमा है, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है। इसके समक्ष यानी कि इसके पास पहुंचने का सभी प्रयत्न कर रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की यानी कि ज्ञान फैलाने वाली मशाल है, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी कि मनुष्य को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, इसका जो है घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने यानी मूर्ति के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। यानी कि जो निरंकुश संस्थाएं थी, जो अपनी मनमर्जी किया करती थी, उनको जनता के द्वारा तोड़ दिया गया है, क्रांतियों के द्वारा तोड़ दिया गया है, और वो जो हैं अब उसके कुछ अवशेष ही पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जैसा कि आप इस चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये ये एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि ये जो है स्वतंत्रता की देवी है, ये जो स्वतंत्रता के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला रही है। सभी देश जो हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और समानता के अधिकार के लिए सब इस देवी के पास पहुंचना चाहते हैं। कुछ देश पहले पहुंच चुके हैं, जैसे कि अमेरिका सबसे आगे है, और भी देश इसकी कतार में लगे हुए हैं। और जो आप ये देख सकते हैं, ये जो वहाँ पर पहले निरंकुश शासन व्यवस्था था, उनको तोड़ दिया गया है। ये निरंकुश शासन व्यवस्था को तोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया वहाँ पर। ये चित्र दिखाने का प्रयत्न कर रहा है। फिर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। हमने 9वीं कक्षा में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में कुछ यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। राष्ट्रवाद की, जैसे कि इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ,
राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर में राष्ट्रवाद है क्या, क्योंकि ये पूरा पाठ जो है वो राष्ट्रवाद पर आधारित है। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आखिर में ये राष्ट्रवाद से समझते क्या है हम, इसकी एक सरल परिभाषा मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। कि राष्ट्रवाद जैसे क्या होता है कि अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग या विभिन्न जाति समूहों के लोग जब सभी अपने आप को एक समान संस्कृति का भाग मानने लग जाते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी कि अगर हम इसे भारत के रूप में सबसे पहले हम भारत के रूप में समझते हैं, जैसे कि भारत के अंदर कई विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भाषा बोलने वाले रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, और लेकिन अंततः वो सभी क्या हैं, सभी अपने आप को भारतीय कहते हैं, भारतीय कहलाना पसंद है उन्हें, क्योंकि वो सभी अपने आप को एक ही संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रवाद हैं। लेकिन ये भावना जो है सबसे पहले कहाँ देखी जाती है, फ्रांस की क्रांति में देखी जाती है। यानी फ्रांस में पहले ये भावना नहीं थी, लेकिन जब ये क्रांति हुई तो ये भावना जो है यानी कि राष्ट्रवाद की भावना, जिसमें सभी लोग विभिन्न धर्म जाति के जो लोग हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को एक संस्कृति का हिस्सा माने, इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब ये राष्ट्रवाद जो है फ्रांस में तो शुरू हुआ, लेकिन ये विश्व के अन्य देशों में किस तरीके से फैला और इस राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, इस पे इस पाठ में चर्चा की गई है, साथ ही इस वर्कशीट में भी चर्चा की गई है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि आपको याद होगा जब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति में जो शासक था लुई 16, एक निरंकुश शासक था। वो अपनी मर्जी से काम करता था, जनता उससे प्रश्न नहीं पूछ सकती थी, ना ही उस जनता को प्रश्नों के जवाब देता था, ना ही वहाँ पर कोई किसी प्रकार की संसद थी जो उससे जवाब पूछ सकती थी उसके निर्णयों के बारे में। अब हुआ क्या, जब क्रांति हुई तो क्रांति के कारण क्या हुआ कि राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि लुई 16 को पहले गद्दी से उतार दिया गया था, फिर फांसी दे दी गई थी, और वो जो है अधिकार अब कहाँ आ गया, फ्रांसीसी नागरिकों के पास अधिकार आ गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। कि अब ये हुआ कि वे लोग जो हैं क्या करेंगे, अपने देश के लिए खुद एक नियति यानी नियम बनाएंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और ये सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी कि ना केवल ये फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी इसने पूरा बदलाव कर दिया, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों में भी राजतंत्र था, राजा का शासन था। जब फ्रांस में राजतंत्र हट गया, जनता ने राजतंत्र को ख़त्म कर दिया, तो दूसरे देशों में भी क्या हुआ कि वहाँ पर भी लोग जो हैं राजतंत्र को ख़त्म करने की मांग करने लगे, क्रांतियाँ करने लगे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कि जो राष्ट्रों में अलग अलग वंश के लोग शासन कर रहे थे उनको हटाकर एक राष्ट्र राज्य बनना शुरू हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। यानी कि वही ये बात है कि सभी जो नागरिक हैं अपने आप को एक साझा पहचान, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, उसी तरह वो अपने आप को एक फ्रांसीसी मानने लगे थे कि हम सब अब एक हैं और साझा हमारा इतिहास है। और यही भावना जो है जो राष्ट्रवाद की मूल भावना है कि
कि सभी जो हैं जो एक ही संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं वो अपने सभी जो है एक समान विचार जो है सब में आए, यानी समान संस्कृति का भाव जो है उन सब में आए। आगे चलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय के कारण दे रखे हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण में सबसे पहला कारण जो दिया है वो है निरंकुश शासन व्यवस्था का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि, और आप भी जानते हैं कि जब हम 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था तो लुई सोलवा के बारे में पढ़ा था। लुई सोलवा एक निरंकुश शासक था, वो अपनी मनमर्जी से शासन करता था, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, ना तो वहाँ पर किसी तरह की संसद थी जो उससे किसी प्रकार का प्रश्न पूछती कि हाँ आपने ये निर्णय क्यों लिया। अगर उसे करों में वृद्धि करना है तो करों में वृद्धि कर सकता है, किस पर टैक्स लगाना है नहीं लगाना ये सब जो है खुद ही वो तय कर सकता है निरंकुश शासन व्यवस्था के अंदर। साथ ही उदारवादी विचार का प्रसार होना। उदारवादी विचारों से हमारा अभिप्राय क्या है कि उदारवाद, पहले हम उदारवाद को समझते हैं। उदारवाद जो है ये अंग्रेजी के लिबरलिज्म का ही हिंदी अनुवाद है। ये है लैटिन भाषा के शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। यानी उदारवादी जो लोग हैं वो व्यक्तिगत आज़ादी के पक्ष में हैं, वो कानून के सामने सबको बराबर मानते हैं, वह सामंती व्यवस्था, पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि सामंतवादी और पादरी वर्ग के पास कर वसूलने के विशेषाधिकार थे, वो कर वसूलते भी थे लेकिन वो कर खुद देते नहीं थे। तो इस तरह के जो विशेषाधिकार हैं उनको समाप्त करने के पक्ष में थे। साथ ही संविधान और संसदीय सरकार बनाना चाहते थे कि एक संविधान हो और उसी के अनुसार शासन के पक्ष में थे। यानी कि जब ये विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं या और समानता को महत्व दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। जब ये आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं यही जो है राष्ट्रवाद की भावना की ओर ले जाता है लोगों को। साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसमें ये महत्वपूर्ण विचार थे कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी लोग कानून के समक्ष समान होने चाहिए, या कोई ये ना हो कि अमीर है तो उसके साथ अलग व्यवहार हो रहा है और जो गरीब हैं निचला तबका उसके लिए ये अलग व्यवहार हो, प्रथम स्टेट के साथ अलग व्यवहार हो रहा है और तृतीय स्टेट के साथ अलग व्यवहार हो रहा है। तो इस तरह से जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा इस क्रांति के मूल में था और इसने भी राष्ट्रवाद की ओर लोगों को अग्रसर किया। साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, इसमें भी शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। यानी कि 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग माना गया, कहा गया। ये था क्या कि ये समाज में जो थर्ड स्टेज के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, समुद्री व्यापार के द्वारा अपने आप को अमीर बना लिया, वो ज़्यादा ही संपन्न हो गए। यानी कि वो थर्ड स्टेज में अब संपन्न लोग थे, इसके अंदर वकील भी थे और प्रशासनिक सेवक भी थे, और ये मानते थे कि किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो है पादरी वर्ग में है तो आपको कुछ विशेषाधिकार मिल जाए, जन्म के साथ ही विशेषाधिकार मिल जाए। यानी कि ये मानते थे कि योग्यता के अनुसार जो है सबको सम्मान मिलना चाहिए। वह स्वतंत्रता, समानता पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। यानी कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद जिसमें साझी संस्कृति, साझा इतिहास की भावना आने की बात की जा रही है कि वो कैसे आई। एक तो जो निरंकुश शासक व्यवस्था था उसके खिलाफ सारे होने लगे, इसलिए वो सब आपस में एक दूसरे को
जो एक साथ जुड़ने लगे, एक विचार की ओर आगे बढ़ने लगे। साथ ही उदारवादी विचारों को प्रसार, उदारवाद ने भी समानता पे बल दिया, लोगों की स्वतंत्रता पे बल दिया। क्रांति के मूल में ही स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व का था। साथ ही जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ठीक है, जो संपन्न वर्ग है, उसने भी ये विशेषाधिकारों को समाप्त करने, लोगों की समानता और आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, उस अवसर की समानता पर बल दिया। तो ये था जो है वर्कशीट है ये। इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको ये बताना है कि हम क्यों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को ऐसी पहली क्रांति मानते हैं जिसमें राष्ट्रवाद जो है वो, राष्ट्रवाद की भावना जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, यानी कि आपको मैंने बताया निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। फिर प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों पड़े हैं, आपने को ये चित्र दिखाया गया था, आपको इस के बारे में बताया है कि अभी कि ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि आखिर में किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये किस बात का प्रतीक है, यानी कि जो निरंकुश शासन व्यवस्था के जो अवशेष गिरे हुए हैं किस बात का प्रतीक है, इसके बारे में बताना है। फिर 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति लिखिए, कि 19वीं शताब्दी में जो यूरोपीय राष्ट्रवाद है, आज हम भारत में जो राष्ट्रवाद है उससे थोड़ा सा अलग जो है यूरोप में उस समय राष्ट्रवाद था, तो वो किस प्रकार था, किस तरह के लोगों की सोच थी उस समय, क्या मानते थे। फिर साथ ही जो चित्रकार हैं फ्रेडरिक सरियू के चित्रों की प्रमुख विशेषता को पहचानिए, यानी इस चित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है कि कौन सा देश पहले पहुंच रहा है, देर कौन सा देश, ये सारी जो विशेषताएं जो हैं ये आपको बतानी हैं। आप इसको समय से कर इसे जो हम स्कूल का जो ग्रुप है उसमें आप भेजें। धन्यवाद।